हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीपीआई मुद्रास्फीति को विस्तार से जानेंगे, जिसे इंग्लिश में सीपीआई इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। अगर आपको ये रील पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीपीआई होता क्या है। सीपीआई, जिसका फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यह समय के साथ आम लोगों के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतों में बदलाव को मापता है। सीपीआई औसत मूल्य सूचकांक जो होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, ये औसत कीमतों में जो बदलाव आती है उसको मापता है। अगर सीपीआई बढ़ता है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है, अगर सीपीआई घटता है तो मुद्रास्फीति घटती है। तो सीपीआई मुद्रास्फीति है क्या? सीपीआई मुद्रास्फीति एक निश्चित अवधि, आमतौर पर वर्ष दर वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको बतलाता है। इसका सूत्र है सीपीआई मुद्रास्फीति इज इक्वल टू वर्तमान सीपीआई माइनस आधार वर्ष। भारत में सीपीआई कौन जारी करता है? भारत में सीपीआई की गणना नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में सीपीआई के प्रकार, 3 प्रकार के सीपीआई भारत में प्रकाशित किए जाते हैं। पहला ग्रामीण सीपीआई, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए। दूसरा है शहरी सीपीआई, शहरी उपभोक्ताओं के लिए। और तीसरा है संयुक्त सीपीआई, जो ग्रामीण और शहरी दोनों को जोड़कर किया जाता है और इसका उपयोग सबसे अधिक होता है। भारत में सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है, जो कि 2012 इज इक्वल टू 100 के बराबर है। तो सीपीआई के मुख्य घटक क्या क्या हैं? श्रेणी में लगभग भार कितना प्रतिशत किस पर है? खाद्य एवं पेय पदार्थ पर कितना भार है सीपीआई में? तो 45%। आवास के लिए कितना वेट दिया जाता है या भार दिया जाता है? तो ये है 10%। ईंधन और प्रकाश का कितना वेट है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में या खर्च में? 7%। वस्त्र एवं जूते चप्पल 6%। विविध में आते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन इत्यादि, इसमें कितना है? तो 28%। खाद्य पदार्थों का भार सबसे अधिक है 45%, इसलिए खाद्य कीमतों की वृद्धि से सीपीआई को सबसे अधिक प्रभावित करता है, या सब सीपीआई को सबसे अधिक वृद्धि में होती है खाद्य पदार्थों में वृद्धि होने से। सीपीआई की गणना कैसे होती है? सीपीआई की गणना लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स पद्धति से की जाती है। उसका एक सूत्र है सीपीआई इज इक्वल टू लास्ट पेयर समेशन, जहाँ P1 क्या है? वर्तमान कीमत। P0 क्या है? आधार वर्ष की कीमत। हमने यहाँ आधार वर्ष 2012 रखा तो उसकी कीमत लेंगे। और Q0 क्या है? आधार वर्ष की मात्रा। अब आरबीआई की भूमिका, मौद्रिक नीति को तय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सीपीआई मुद्रास्फीति का प्रयोग करता है। मुद्रास्फीति का लक्ष्य रखा गया है 4% तक अलाउड है मुद्रास्फीति। सहनशील सीमा 4% से ±2% है। अगर 2% बढ़ जाए या 2% घट जाए तो सहन किया जा सकता है। तो स्वीकार्य सीमा क्या हुई मुद्रास्फीति की? 2% से 6% तक। उससे ज्यादा होने पर, अगर सीपीआई 6% से ज्यादा जाता है तो रिजर्व बैंक क्या करता है? रेपो दर बढ़ा देता है। रेपो दर बढ़ाने से क्या होता है? बाजार में मुद्रा की कमी होती है। अगर सीपीआई 2% से नीचे जाता है तो रेपो दर घटता है। तब रेपो दर घटने से ऋण लेना आसान होता है, तो मुद्रा का प्रचलन बढ़ता है। सीपीआई मुद्रास्फीति के कारण क्या है? मांग खींच मुद्रास्फीति, डिमांड पुल मुद्रास्फीति। जब मांग अधिक और आपूर्ति कम होती है तब सीपीआई बढ़ता है, मुद्रास्फीति आती है। दूसरा है लागत धक्का, जिसको कॉस्ट पुश मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। ये कॉस्ट पुश मतलब कब? जब कॉस्ट बढ़ जाता है, लागत बढ़ जाता है। ये कब होता है? जब उत्पादन लागत बढ़ जाता है और आपूर्ति कम हो जाती है। आपूर्ति में झटका होता है खराब मानसून के चलते, तेल कीमतों में वृद्धि के चलते। और तीसरा है आयातित मुद्रास्फीति, जो रुपया का अवमूल्यन से होता है, मूल्य बढ़ जाता है। तो सीपीआई मुद्रास्फीति के प्रभाव
कुछ सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव होते हैं कि मध्यम मुद्रास्फीति जो है उत्पादन को बढ़ावा देती है, लोग उत्साहित होते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, उधार लेने वालों को लाभ होता है। नकारात्मक प्रभाव क्या है? क्रय शक्ति कम हो जाती है, निश्चित आय वालों को नुकसान होता है, जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है। हम देखते हैं सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। दोनों में अंतर, तो दोनों का आधार, सीपीआई का आधार और सीपीआई खुदरा कीमतें मापता है और डब्ल्यूपीआई जो है होलसेल थोक कीमतें मापता है। इसका केंद्र सीपीआई का उपभोक्ता होता है और डब्ल्यूपीआई का केंद्र उत्पादक होता है। आरबीआई उपयोग करता है सीपीआई, हाँ, डब्ल्यूपीआई नहीं उपयोग करता है आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति में। खाद्य भार सीपीआई में अधिक होता है और डब्ल्यूपीआई में कम होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं कि यदि पिछले वर्ष सीपीआई 150 और इस वर्ष सीपीआई 165 है, तो सीपीआई मुद्रास्फीति कितनी होगी? 10%। सीपीआई का नया आधार वर्ष लिया गया है। अब 2026 का अपडेट है कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का आधार वर्ष पहले 2012 = 100 था। इसका मतलब है कि मूल्य वृद्धि इसी वर्ष के हिसाब से मापी जाती थी 2012 के आधार पर। अब क्या हो गया है? अब सीपीआई में नया आधार वर्ष लागू किया गया है जो 2024 है और इसे 2024 = 100 लागू किया गया है। यह बदलाव जनवरी 2026 के आंकड़ों के साथ लागू हुआ है और नई सीपीआई श्रृंखला अब इसी आधार पर प्रकाशित की जा रही है। तो नया आधार वर्ष 2024 क्यों रखा गया है? क्योंकि उपभोक्ता के खर्च के पैटर्न बदल गए हैं। पिछले दशक में सेवाओं, डिजिटल खर्च और शहरी और ग्रामीण खर्च के तरीके में बदलाव आया है। इससे घरेलू खपत व्यय जो है वो 2023-24 के आधार पर नया सीपीआई बास्केट और वेट तैयार किया गया, भार तैयार किया गया है। इस बदलाव से क्या फर्क पड़ेगा? सीपीआई बास्केट में आइटमों की संख्या अब हो गई है 358, पहले थी 299। खाद्य और पेय का भार अब घटकर लगभग 36.75% हुआ, पहले ये 45% था, पहले 45.86% था एग्जैक्टली। सेवाओं और आधुनिक खर्चों जैसे ट्रांसपोर्ट, ओटीटी सब्सक्रिप्शन आदि को अधिक वेटेज दिया गया है। नया सीपीआई वर्तमान खर्च संरचना को बेहतर तरीके से दर्शाता है। तो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि पहला सीपीआई डेटा नया आधार वर्ष 2024 के साथ जनवरी 2026 के लिए जारी किया गया है। यह नया आधार वर्ष पुराने 2012 बेस की जगह ले रहा है ताकि महंगाई के आंकड़े अधिक सटीक और वर्तमान आर्थिक व्यवहार के अनुरूप हों। थैंक यू।